गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। इस वजह से चूंकि मैं बाहर हूँ, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। स्ट्रीमिंग भी जो है वो थोड़ा शायद दिक्कत करे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जितना भी पॉसिबल होता है। मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी आप लोगों की क्लास। तो आज इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का जो सिलेबस आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्लियर किया था, उसमें से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ये सारे पॉइंट्स जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ये बहुत ही डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। डिफरेंट इंडेक्सेस का एक पार्ट हो चुका है और आगे जो है वो जो थोड़ा सा बचा है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आज मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूंगी। नेशनल इनकम भी जो अगर जितना आज मैं अगर नेट ने साथ दिया तो आज जितना पार्ट हो सकता है आज मैं वो आप लोगों को जरूर बताऊंगी। एक पार्ट इसमें से रह जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैं कल इसका क्लास शुरू करूंगी। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी एंड बजट टैक्सेशन ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। कंप्लीट हो चुका है जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। इन सबके वीडियोस पड़े हुए हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। एग्रीकल्चर और बैंकिंग भी पूरा अच्छी तरह से समझा दिया था। तो ये सारी जो ग्रीन पोर्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये लगभग 90% मैं खत्म कर चुकी हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का क्लास में अगले 1-2 दिनों में, इसको जब भी अगले हफ्ते में शेड्यूल होगा तो मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगी। उसके अलावा सोशल डेवलपमेंट में अभी काफी हिस्सा रह गया है जो आगे आने वाली क्लासेस में, इसमें भी मैक्सिमम पार्ट में खत्म करूंगी, जिसमें सोशल इंक्लूजन है, डेमोग्राफी है, पावर्टी है। हालांकि पावर्टी में काफी हिस्सा पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं उसे दोबारा से रिवाइज कर दूंगी क्योंकि उस पर काफी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेबर वेलफेयर है और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को शेयर करूंगी और आगे आने वाली क्लासेस में। तो आज मैं जल्दी आगे चलती हूँ। जब तक मैं लाइव अपने नेट से चला सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये आपको अच्छे से चलता रहे। तो अभी इसमें जो इंडेक्सेस थे, डेवलपमेंट इंडेक्सेस थे, उसमें से प्री में जो क्वेश्चन आते हैं, जो लिंक होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने छाटे हैं। इन क्वेश्चंस को आप लिंक करके आप इनके आंसर्स देते हुए जरा वो तुम लोग खा लो और ये चेक कर लेना कि आ रहा है लाइव कि नहीं अपने वाले फोन से। जो क्वेश्चंस हैं, अगर बीच में ब्रेक हो तो मुझे बता देना कि व्हाट इज एमपीआई, यानी ये स्पेशली मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इसे मैंने छोड़ दिया था, इसे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये काफी डिटेल में इसमें क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल आता है और जितने कंपटीशन है उसमें लगभग सब में इसके जो इसके जिन पैरामीटर्स पर ये लिया जाता है उन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे व्हाट इज एमपीआई, क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कौन इसे जारी करता है, हु रिलीज इट, हाउ आर द कंट्रीज रैंक, कैसे कंट्रीज को रैंक किया जाता है, जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है भारत में, इन सब पर प्रश्न आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द ग्लोबल इंडिसेस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, जिसको गिर्ग कहा जाता है। ये गिर्ग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 इंडेक्सेस बने हुए हैं जिसे यूएन ने जारी किया हुआ है। और इन 29 इंडेक्सेस में से एक इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। और कौन इसे कंडक्ट करता है, गिर्ग को भारत में कौन कंडक्ट करता है, ये सारी चीजें आप इसमें ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये तो बहुत ही आसान बात है आपको जानना कि भारत की परफॉर्मेंस क्या रही है। अभी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी डेटा वाइज। ये 2020 के डेटा पर अभी बेस्ड है क्योंकि, लेकिन जब आपका प्री होगा, अगर वो जुलाई के बाद होता है तो याद रखिएगा कि हमेशा जो इंडेक्सेस हैं वो जनरली जुलाई में चेंज होते हैं। तो जब भी जुलाई के बाद अगर होता है तो 21 का डेटा आप अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो 2020 के जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वही आपके लिए काफी होंगे।
तो जल्दी से आगे चलते हैं कि वैश्विक निर्धनता सूचकांक या ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। तो ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल मेजर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी माप होती है। केवल भारत की रैंकिंग इसमें पता माप है ये, जो पॉवर्टी के लिए है, स्पेशली पॉवर्टी को, निर्धनता को, जो एक्यूट पॉवर्टी है उसको मेजर करने के लिए है। बच्चों, मैं आप लोग की चैट आज नहीं देख पाऊंगी क्योंकि मैं नेट बहुत ज्यादा मैं ऑन नहीं कर सकती। अगर मैं ज्यादा नेट ऑन करूंगी तो शायद मुझे लाइव बीच में ही बंद करना पड़ जाएगा। तो अब आप लोग कमेंट में डालते रहिएगा, मैं बाद में देख करके उसके जवाब दे दूंगी, लेकिन अभी लाइव चैट में बिल्कुल नहीं देख सकती। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो ये वैश्विक एमपीआई है, यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये गिर्क के रूप में ये उन 29 इंडेक्सेस में शामिल है जो पूरे विश्व में विकास के लिए यूएन ने डेवलप किए। और उन 29 इंडेक्सेस में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में जनरली एमपीआई हम लोग बोल देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक इंटरनेशनल मेजर है ये, जो गरीबी है, जो निर्धनता है, उसके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनको मेजर करने के लिए। ये 2010 में शुरू हुआ, इस पर भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम इसे 2010 में इसे शुरू किया गया था। और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसे शॉर्ट में ओपीएचआई बोला जाता है, उसके द्वारा, और यूएनडीपी, इन दोनों ने मिल करके जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई थी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया था, जिसका जिक्र हम कल कर चुके हैं, जो पहला लेक्चर हुआ था इससे पहले। उसके अंदर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाने का सबसे पहले इन्होंने काम किया था। तो आप यूएनडीपी तो जानते हैं, लेकिन ओपीएचआई ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर ये दोनों आते हैं तो आपको अपनी इसी आंसर पर टिक करना है। इसमें भारत में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे रेड लाइन में रखा हुआ है, कि भारत में एमपीआई को निगरानी करने के लिए, या एमपीआई को कैसे, जो पॉवर्टी है उसको रिमूव कैसे किया जाए, कौन कौन से एस्पेक्ट्स इसमें ऐड किए जाएं, क्या डेटा है, ये सब चीजें प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर नीति आयोग का है। ये ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि भारत में एमपीआई की निगरानी के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है, तो वो है नीति आयोग। इससे पहले योजना आयोग था, लेकिन जब से नीति आयोग बना है तब से ये पॉवर्टी इंडेक्स की, एमपीआई की निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में, यूएनडीपी की एक नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो इस टेबल में मैंने बनाए हैं। ये टेबल आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट्स आप अलग से बना के रख लीजिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको डिटेल में बता रही है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके डिफरेंट क्या आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए दे दिया है कि जनरली प्री में जो क्वेश्चन आता है वो इसी डेटा से ही रिलेटेड आता है, बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल एमपीआई को कौन पब्लिश करता है, कौन उसका प्रकाशन करता है, तो यहाँ पर उसका आंसर है ओसीएचआई, जिसके बारे में अभी जिक्र किया, और यूएनडीपी। कब प्रकाशित होता है ये इंडेक्स, तो ध्यान रखिएगा जुलाई में, जैसा अभी आपको बताया था कि जुलाई में ये चेंज होता है। इसीलिए अगर आपका एग्जाम जुलाई के बाद होता है तो याद रखिएगा कि आपको इस इंडेक्स में 21 का डेटा ऐड करना है। अभी जितना डेटा अवेलेबल है वो सब 2020 का है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस सूचकांक के माध्यम से कितने देशों का मूल्यांकन किया जाता है, तो मोस्टली 100+ कंट्रीज का किया जाता है, और एमपीआई 2020 में जो जितनी कंट्रीज थी वो थी 107। तो चूंकि डेटा ही पूछा जाता है प्री में, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 107 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके स्पेसिफिक डिटेल्स एमपीआई को मेजर करने के लिए 2020 में कलेक्ट किए गए थे। ग्लोबल एमपीआई के कितने डायमेंशंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 3 डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 3 ऐसे आयाम हैं, 3 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, 3 ऐसे डायमेंशन हैं जिसपे एमपीआई को मेजर किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की रैंकिंग
2020 में आप सबने पढ़ी होगी कि भारत की रैंकिंग है 62nd, यानी 62वीं रैंक है भारत की 2020 के एमपीआई में। और जो उसका स्कोर है, ये तो जनरली सभी लोग पढ़ लेते हैं कि भारत की रैंक क्या थी, लेकिन याद रखिएगा जो एमपीआई स्कोर है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एमपीआई स्कोर है 0.123। और हेड काउंट रेशियो प्रोवाइड कराया जाता है एनएसएसओ के सर्वे के द्वारा, जो इससे पहले एनएसएसओ हुआ करता था। अब तो आपको पता है कि सीएसओ और एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मिलकर के एक हो गए हैं, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। लेकिन जो पॉवर्टी का डेटा था, वो हेड काउंट जो था, ये प्रोवाइड कराया जाता था किसके द्वारा? एनएसएसओ के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जिसको हिंदी में कहते हैं। तो जो ग्लोबल एमपीआई 2020 थी, इसका जो हेड काउंट रेशियो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 27.91% था। तो जो निर्धनता है, कितनी निर्धनता है जो मेजर की जाती है भारत में, जनरली उसका डेटा प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि भारत में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, हेड काउंट रेशियो का मतलब यही हुआ कि जो सर्वे है वो सर्वे काउंट करता है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं। तो ये हेड काउंट रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है? एनएसएसओ के द्वारा। तो चूंकि आपके प्री में डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एमपीआई से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एमपीआई की वैल्यू क्या है। तो एमपीआई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? मल्टीप्लाई किया जाता है इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी को एवरेज शेयर ऑफ डेप्रीवेशन से, यानी जो गरीबी है उसको, जो अभाव है, डेप्रीवेशन कहते हैं, जो अभाव है, अभाव बहुत सारी चीजों के, जिनके आधार पर, जैसे भोजन है, जल है, स्वच्छ जल है, हेल्थ की जो सुविधा है, तो जिन डेप्रीवेशन इंडेक्स जिन मेजर्स पर बनता है, उसके आधार पर हेड काउंट रेशियो प्रोवाइड कराया जाता है और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, यानी नंबर्स ऑफ, जो ये हेड काउंट रेशियो है, नंबर्स ऑफ पुअर्स से जो प्रोवाइड कराए जाते हैं हर देश के सर्वेक्षणों के द्वारा। तो इनको मल्टीप्लाई करके एमपीआई वैल्यू जो यहाँ पर आई है ना 0.123, ये निकाली जाती है। ये तो भारत की वैल्यू है। ऐसे ही सभी जो ऐसे 107 देश हैं, इन सब की वैल्यू इसी तरह से निकाली गई होगी और इनकी वैल्यू निकाल करके फिर पता किया गया होगा कि पॉवर्टी इंडेक्स में किसका स्थान कहाँ पर है। नेक्स्ट, इसी के आगे जो कुछ डेटा है ये भी ध्यान में रखिएगा। जो थीम है एमपीआई, क्योंकि हर एमपीआई की एक थीम होती है, जो 2020 की थीम थी वो थी चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, द एसडीजी। अगर इतना लंबा ना याद रहे तो याद रखिएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनसे रिलेट किया गया था पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर देख लेना, लाइट ठीक चल रहा है अभी? ठीक है। तो अगर अगर एसडीजी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो यूएन ने तय करके दिए हैं 2015 के बाद से, उनको लिंक करना, बस इतना याद रखिएगा। हाँ, चल रहा है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एमपीआई 2020 के, कुछ और थोड़े से, इनको भी मैंने साथ में यहाँ पर दे दिया है, इसलिए कि अगर आपको इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इन्हें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये फैक्ट है, 22% ऑफ लोग जो हैं, जो 107 कंट्रीज हैं, इनके लगभग 22% लोग ऐसे थे जिनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इनका सर्वे किया करके इन्हें इंक्लूड किया गया था। जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल एज 644 मिलियन इंडिविजुअल्स आउट ऑफ 1.3 बिलियन। 1.3 बिलियन में से जो बच्चे लिए गए थे वो कितने थे? 644 मिलियन बच्चे पाए गए जो ज्यादा कुपोषित अवस्था में है। जो सर्वे किया गया था, जो ये इंडेक्सेस बनाए गए थे, ये पूरा होल डेटा है, ये ध्यान रखिएगा, केवल भारत का डेटा नहीं है, बल्कि ये पूरे 107 कंट्रीज का जो कॉमन डेटा है उसमें से दिया गया था कि जो पॉवर्टी है पूरे विश्व की वो कितनी है? 22%। इस इंडेक्स के माध्यम से ये बताया गया था
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये डेटा भी। और इसमें से जो बच्चों का डेटा दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि जो 18 साल की कम उम्र के बच्चे हैं उसमें जो 1.3 बिलियन बच्चे जिनका सर्वे किया गया था उसमें से गरीब निर्धन तो 1.3 बिलियन है, लेकिन उनसे भी बहुत खराब स्थिति में जो बहुत ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं वो 644 मिलियन है। बहुत बड़ी संख्या है ये, जिसके लिए यूएन को बहुत चिंता है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो सबसे खराब स्थिति वाले देश थे उसमें सब सहारा अफ्रीका और साउथ एशिया, ध्यान रखिएगा जिसमें भारत भी आता है, साउथ एशिया जो है वो ये दोनों ऐसी स्थिति में है, दोनों बहुत खराब कंडीशन में है पॉवर्टी के मामले में, खासतौर से एक्यूट पॉवर्टी के मामले में। तो इन्होंने ये पाया कि 558 मिलियन जो है वो ऐसे निर्धन हैं जो बहुत खराब स्थिति में है, वो सब सहारा अफ्रीका रीजन में रहते हैं, और साउथ एशिया रीजन में रहने वाले 530 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पुअर कंडीशन में आते हैं। एमपीआई से रिलेटेड ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और थी जो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है कि इसको कैसे मापा जाता है। इसकी माप इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी से, ये ध्यान रखिएगा ये आयाम नहीं है, आयाम तो 3 ही है, लेकिन इसको जो मापा जाता है वो मापा जाता है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में तमाम तरह के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा कि इसको मेजर करने के लिए जो इसमें 4 ये ऐसी चीजें हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। ये कौन सी वो 4 चीजें हैं? वो है इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी कितनी व्यापक है, गरीबी कितनी तीव्र है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, और इसके साथ ये दोनों चीजें कहाँ पर कौन प्रोवाइड कराता है? ये दोनों चीजें किसी भी देश के जो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारत में एनएसएसओ था, ये प्रोवाइड कराते हैं। उसके बेसिस पे जो एमपीआई वैल्यू निकालता है वो यूएनडीपी निकालता है, और इसके अलावा नंबर ऑफ पुअर्स, गरीबों की संख्या कितनी है। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनके आधार पर एमपीआई को मेजर किया जाता है। एमपीआई वैल्यू, नंबर ऑफ पुअर्स, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, इन चारों के आधार पर एमपीआई को मापा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि कितने संकेतक यानी कितने इंडिकेटर या कितने पैरामीटर्स हैं। तो याद रखिएगा इन 3 आयामों के लिए 10 पैरामीटर हैं। ये जो 3 आयाम हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, इन तीनों के लिए टोटल नंबर ऑफ जो इंडिकेटर्स हैं वो कितने हैं? 10, जिसमें से स्वास्थ्य के लिए 2 हैं। कौन कौन से? न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी, पोषण एंड बाल मृत्यु दर। एजुकेशन के लिए ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी स्कूली शिक्षा के वर्ष कितने हैं, स्कूल की अटेंडेंस कितनी है, यानी स्कूल में उपस्थिति कितनी है। इन दोनों के आधार पर एजुकेशन ऐसा पैरामीटर है जिसको मेजर किया जाता है। तो 4 ये हो गए, 2 स्वास्थ्य के लिए और 2 एजुकेशन के लिए। और एक जो तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए 6 टोटल नंबर ऑफ 6 पैरामीटर हैं जिनके आधार पर जीवन स्तर की माप की जाती है, जिसमें आपके सामने ये 6 दिए हुए हैं। कुकिंग ऑयल की क्या स्थिति है, सैनिटेशन की क्या सिचुएशन है, ड्रिंकिंग वाटर की क्या स्थिति है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की क्या स्थिति है, हाउसिंग की क्या स्थिति है, और एसेट्स की क्या स्थिति है। ये 6 पैरामीटर ऐसे हैं, इन 6 पैरामीटर ये जो जीवन स्तर से जुड़े हुए हैं, और 2 पैरामीटर जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, 2 पैरामीटर हेल्थ से जुड़े हुए हैं। तो टोटल मिलके ये कितने हो गए? 10। इन 10 के आधार पर जो एमपीआई है वो कैलकुलेट होता है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इन्हीं को यहाँ पर अलग अलग कर दिया है, इन्हीं इंडिकेटर्स को। तो ये हेल्थ से रिलेटेड 2 हो गए हैं जिनको जो न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी है, ये ध्यान रखिएगा ये 3 डायमेंशंस हैं, और ये 2 इसके इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स हैं। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या स्कूल में उपस्थिति, ये एजुकेशन का पैरामीटर है, और ये जो 6 अभी आपको गिनाए ये 6 लिविंग स्टैंडर्ड के पैरामीटर हैं। इनके आधार पर एमपीआई इंडेक्स को मेजर किया जाता है। इसके बाद ये स्थिति है जो अगली है वो है भारत की स्थिति कि देशों में क्या। तो देश में
एक कमेटी बनाई गई है, ये बनाई है नीति आयोग ने। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है या वैश्विक निर्धनता सूचकांक है, इसको मल्टी डायमेंशनल, जिसको पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको निगरानी करने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसको एक कमेटी बनाई गई है जिसको कहा गया है MPICC। तो MPI का मतलब तो आप जानते हैं, CC का मतलब यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन, एंड इस C का मतलब है कमेटी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक या निर्धनता सूचकांक समन्वय समिति, इस आधार पर ये समिति में कौन कौन है? इस समिति में वो सारी मिनिस्ट्रीज के सदस्य शामिल हैं जो पैरामीटर्स इंक्लूड किए गए हैं MPI के लिए। जैसे विद्युत है ना, बिजली को अगर मापना है तो विद्युत मंत्रालय है, दूरसंचार मंत्रालय है, खाद्य मंत्रालय है, जो PDF मंत्रालय है उसको इसमें शामिल किया गया है, पेयजल है उसको शामिल किया गया है, स्वच्छता, शिक्षा, आवास, शहरी मामले, परिवार कल्याण, यानी ये सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है, जहां से डेटा आसानी से अवेलेबल हो सके और उस डेटा के आधार पर ये कोऑर्डिनेशन बना सके ये मिनिस्ट्री। तो इसके आधार पर इनको लिया गया है। इसके अलावा जो राज्यों में जो ये तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके आधार पर इनको लिया गया है। राज्यों में इसको लागू करने के लिए, जो MPI है इसको रिमूव करने के लिए राज्य सुधार कार्य योजना बनाई गई है। या इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर स्टेट लेवल पे पूछा जाता है तो शॉर्ट में उसको कहते हैं SRAP। दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा। एक चीज तो ये याद रखिएगा कि MPI के लिए जो नोडल एजेंसी है वो नीति आयोग है। बाकी चीजें तो आप टेबल से पढ़ लेंगे। भारत की बात है, भारत में जो नोडल एजेंसी है वो नीति आयोग है। भारत में निगरानी के लिए जो कमेटी बनी है वो समन्वय कमेटी MPICC है, यानी बहुआयामी निर्धनता समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी। और दूसरी, राज्यों में इसको सुधार करने के लिए इसको क्रियान्वित किसके अंतर्गत किया जाएगा? राज्य सुधार कार्य योजना, स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान। ठीक है, ये सारे शब्द याद रखिएगा। उसके बाद ये जो स्लाइड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के जब आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आप इसको डिटेल में लिखिएगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर आधारित था 2020। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन कौन से गोल्स को टारगेट किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हो सकता है इस साल क्वेश्चन आए। तो स्वास्थ्य आयाम में, हेल्थ में कौन कौन से SDG शामिल हैं, कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शामिल किए गए हैं? एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, जीरो हंगर, इसके साथ ये लिंक किया गया है। अभी आपको जो हंगर इंडेक्स है वो भी मैं आगे बताऊंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। जीरो हंगर ये SDG 2 में शामिल है। SDG 3 में स्वास्थ्य और कल्याण है, हेल्थ एंड वेलबींग जो इसका जो टॉपिक है, ये दोनों स्वास्थ्य आयाम के साथ इसको लिंक किया गया है। एजुकेशन में जो SDG 4 है उसको शामिल किया गया है, जिसका टारगेट है क्वालिटी एजुकेशन। तो ये याद करने की चीजें हैं कि जीरो हंगर एंड स्वास्थ्य कल्याण ये दोनों शामिल हैं पहले आयाम में। दूसरे आयाम में SDG 4 यानी क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल किया गया है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 4 SDG गोल शामिल हैं। वो कौन कौन से? एक तो नो पावर्टी, ये इसमें शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, जीरो हंगर और नो पावर्टी दोनों अलग अलग हैं। जीरो हंगर जो है वो स्वास्थ्य में शामिल किया गया है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में शामिल किया गया है नो पावर्टी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है। नो पावर्टी, पावर्टी यानी कोई निर्धन नहीं होना चाहिए पूरे विश्व में। SDG नंबर 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता ये शामिल किया गया है। SDG नंबर 7 भी इसमें शामिल किया गया है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी कितने % लोगों को मिलती है। ये SDG नंबर 11 जो है यानी सस्टेनेबल सिटीज एंड सस्टेनेबल कम्युनिटीज, ये दोनों सतत शहर और समुदाय, जो धारणीय शहर और धारणीय समुदाय है, इसका जो गोल है, यानी जो शहर हो वो कैसे हो,
जो अपने रिसोर्सेज का यूज अच्छी तरह से पर्यावरण के को सस्टेन करते हुए ध्यान में रखे हुए बनाए जाएं। तो ये जितने इंडेक्सेस हैं आप जानते हैं कि ये चूंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं तो ये तो लिंक्ड है ही धारणीय विकास से, तो इनको जिस तरह से लिंक किया गया है, ये स्लाइड भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन मैंने छांटे हैं, इसी में इसका आंसर भी मैंने दे रखा है, जिसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि MPI 2020 में चेंज ओवर टाइम शोध क्या है, व्हाट इज चेंज ओवर टाइम रिसर्च इन MPI 2020। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर, सारे क्वेश्चन ब्लैक में है और आंसर जो है वो रेड में है। आंसर, इसका आंसर क्या है, इट इज अ ट्रैक ऑफ हार्मोनाइज चेंजेस। यानी इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो 2019 का डेटा सेट था, सेम वही डेटा सेट, वही पैरामीटर यूज किए गए हैं जो 2018 में था, जो वही 2019 में यूज किया गया है। क्योंकि 2020 में जो इंडेक्स आया था वो किसका मेजर था, 2019 का, यानी 2019 में आंकड़े इकट्ठा करके 2020 में प्रस्तुत किए गए थे, है ना। इसी तरह से जो 2021 में डेटा आएगा वो 2020 का टोटल डेटा होगा। तो क्योंकि एक साल डेटा कलेक्ट होता है, फिर उसके आधार पर MPI निकाला जाता है। तो 2018 में जो डेटा सेट था, उसी डेटा यानी सेम डेटा सेट, अलग अलग समय में सेम डेटा सेट, उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा होता है रिसर्च में कंपेयर करने का, क्योंकि अगर अलग अलग पैरामीटर होते हैं तो कंपैरिजन बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसे कहा गया कि ये हार्मोनाइज्ड चेंज है। आप एक वो शब्द याद रखिएगा कि क्या चेंज आया है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि MPI 2019 और MPI 2020 में क्या चेंज है, तो आप ये शब्द याद रखिएगा, हार्मोनाइज्ड चेंज, हार्मोनाइज या सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन, जिसका मतलब होता है कि दोनों समयों में जो डेटा सेट, बेस डेटा सेट लिया गया था वो सेम लिया गया था। दूसरा, अगर पूछा जाता है कि ये कैसे अलग है ना, 2020 का जो MPI है वो 2019 के MPI से कैसे अलग है, तो याद रखिएगा, एक तो इसमें 107 कंट्रीज पहली बार ली गई हैं, इससे पहले 100 के आसपास होती थी, तो इसमें संख्या बढ़ गई है पहले से। और जैसे अभी आपको कहा कि जो डेटा सेट है वो भी सेम रखा गया है। तो अलग जो है वो तो यही है कि 25 नए सर्वेक्षण किए गए हैं और जो देश है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि MPI 2020 में डेटा सोर्सेस क्या है, तो याद रखिएगा कि 47 डेमोग्राफिक, है ना, जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य जो सर्वेक्षण है, इनके आधार पर ये सर्वेक्षण कौन करता है, ये अलग अलग देश अलग अलग तरीके से स्वयं करते हैं। क्लस्टर सर्वे स्वयं करते हैं, जो NSSO जैसे हमारे देश में करता है, वैसे हर देश में स्वास्थ्य और गरीबी दोनों का मेजर, एम्प्लॉयमेंट का मेजर, ये सारे सर्वेक्षण अलग अलग सर्वे के द्वारा किए जाते हैं, अलग अलग संगठन है अलग अलग देशों में, तो ये करते हैं और ये डेटा सोर्स होते हैं अलग अलग देशों में। तो 3 पैन अरब प्रोजेक्ट फॉर पैफ-फैम जिसको कहते हैं, पैन अरब प्रोजेक्ट फॉर फैमिली हेल्थ, यानी इसमें 3-4 चीजें शामिल हैं जो आप याद रखिएगा। 47 जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी ये DHS शामिल है इसमें, 47 मल्टीपल इंडिकेटर इसमें शामिल है, मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे इसमें शामिल है, 3 पैन अरब प्रोजेक्ट फॉर फैमिली हेल्थ इसमें शामिल है, और 10 सैंपल नेशनल सर्वेक्षण जो है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि ग्लोबल MPI में क्या और क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें जो इंडिकेटर है वो अपडेट किए गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जो इंडिकेटर, जो आयामों के इंडिकेटर हैं, उनको अपडेट किया गया है, जिसमें पोषण और जो डेथ रेट है, जो स्कूली शिक्षा के वर्ष हैं, आवास सुविधा कितनी है, जो वेल्थ एक्युमुलेशन है ना, एसेट्स कितना है, इन सबको SDG के साथ लाइन अप करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये सारी चीजें SDG में नहीं है, तो इन सबको इसके साथ लाइन अप किया गया है, कोशिश ये किया गया है कि इनके साथ इसको अलाइन किया जाए। उसके बाद फिर अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तीव्र गरीबी में और अत्यधिक मौद्रिक गरीबी में क्या अंतर है, तो इसका आंसर क्या है,
कि जो MPI है इसके द्वारा टारगेट जो परिलक्षित तीव्र गरीबी है वो इन 10 संकेतकों के अभाव को दर्शाती है। यानी अगर ये जो 10 इंडिकेटर्स हैं ये कम हैं, अगर ये बहुत लो लेवल पर हैं, तो ये फिर कहलाती है क्या? तीव्र गरीबी, यानी एक्यूट पॉवर्टी। और अत्यधिक मौद्रिक गरीबी जो है ये विश्व बैंक मेजर करता है इसको। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपसे जिक्र किया था कि MPI इंडेक्स के द्वारा अत्यधिक जो तीव्र गरीबी है, एक्यूट पॉवर्टी, उसको मापा जाता है, और जो अत्यधिक मौद्रिक गरीबी है उसको विश्व बैंक मापता है। और वो क्या करता है, वो एक रेखा, गरीबी रेखा की तरह एक लाइन तय कर रखी है विश्व बैंक ने कि विश्व में किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति अगर 1.9 अमेरिकी डॉलर पर डे से कम प्राप्त करता है तो वो निर्धनता, अत्यधिक मौद्रिक गरीबी के अंतर्गत आता है। तो दोनों के अंतर को भी आप समझिएगा, अगर कभी डिफरेंस पूछा जाए तो याद रखिएगा कि अत्यधिक मौद्रिक गरीबी UNDP मेजर नहीं करता। जो अत्यधिक मौद्रिक गरीबी है, एक्सट्रीम मॉनेटरी पॉवर्टी और एक्यूट पॉवर्टी, दोनों के अंतर को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ये विश्व बैंक के द्वारा मेजर की जाती है। और कैसे मेजर की जाती है कि जो व्यक्ति 1.9 मिलियन डॉलर से प्रतिदिन से कम कमाता है, जिनके पास कम है, वो निर्धनता, अत्यधिक निर्धनता के अंतर्गत रखा जा सकता है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसमें 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैंने छांटे हैं। जो इससे पहले कल जो लेक्चर था उसमें वो इंडेक्सेस आपको बताए थे जो जनरल है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, वो कल आपको बता दिया था। ये 4 इंडेक्सेस ऐसे हैं तो जो आज मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसमें से एक था MPI, दूसरा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी वैश्विक भूख सूचकांक। ग्लोबल हंगर जो हंगर इंडेक्स है, ये टेबल में भी है, जिसको ज्वाइंटली पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड वाइड और कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जो वेल्थ गर्ल हाइप है उसके द्वारा। इंडिया की रैंक इसमें 94 है और 4 इंडिकेटर हैं। अल्प पोषण यानी अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, कुपोषण जिसको कहते हैं, और चाइल्ड स्टनिंग, शिशु वृद्धि रोधन, और चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे कि हंगर इंडेक्स में इंडिकेटर क्या है और MPI में इंडेक्स जो इंडिकेटर है वो क्या है। तो अंडर नरिशमेंट या अल्पोषण का जो आधार है वो क्या है कि उस पॉपुलेशन का भाग निकाला जाता है जो जितना कैलोरी इंटेक, यानी 2400 कैलोरी या 1800 कैलोरी जो भी फिक्स है, वो इंटेक नहीं कर पाता। तो इसमें उस पॉपुलेशन का हिस्सा छांटा जाता है कि ये इतना भी प्रतिदिन इतना इंटेक भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसको अल्पपोषण के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा आता है कुपोषण। एक तो अल्पोषण हो गया और दूसरा है कुपोषण। कुपोषण कैसे मेजर किया जाता है कि जिनका वेट उनकी हाइट के हिसाब से कम होता है। कुपोषण कहते हैं कि जब वेट जो है, एक सर्टेन टेबल होती है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड होता है वेट और हाइट का, अगर वेट हाइट से कम है तो वो चाइल्ड वास्टिंग या कुपोषण के अंतर्गत आता है। शिशु वृद्धि रोधन या चाइल्ड स्टनिंग कहते हैं जब लो हाइट होती है उम्र के हिसाब से, जितनी उम्र है उसके हिसाब से अगर हाइट कम होती है तो इसको कहा जाता है शिशु वृद्धि रोधन, यानी जो ग्रोथ है वो उतनी, वृद्धि जो है, लंबाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई, इसको चाइल्ड स्टनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड मॉर्टेलिटी। चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी जो अंडर एज 5 जो बच्चे हैं उनमें मृत्यु दर क्या है, 5 साल से कम के जो उम्र के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर निकाली जाती है। तो ये 4 इंडिकेटर हैं जिनके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। और बेसिक जो फोकस है वो किस पर है, ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि बेसिक फोकस जो है वो न्यूट्रिशन पर होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साउथ अफ्रीका और सहारा रीजन और इसके साथ साथ साउथ एशिया रीजन, हमेशा याद रखिएगा साउथ एशिया रीजन जिसमें भारत भी आता है, ये ऐसे रीजन है जो हाईएस्ट हंगर और अंडर न्यूट्रिशन लेवल को दिखाते हैं या इसके अंतर्गत आते हैं जब भी ये निकाला जाता है। यहाँ पर जो भारत का स्कोर है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो अलग अलग उसमें आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38.9 जो नंबर है, जो एक्यूट हंगर है,
वो भारत में रिपोर्ट की गई थी सन 2000 में। हालांकि ये घटती हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी भी आप देख रहे हैं कि 27.2 2020 में अभी भी कुपोषण की स्थिति बहुत खराब है, और 27.2% अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। और वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति इसीलिए बहुत खराब है, 94वें नंबर पर भारत है अभी भी। अभी जैसा आपको बताया कि GHI 4 संकेतकों पर आधारित है, जिसमें कुपोषितों का अनुपात लिया जाता है। पूरी उसी चीज को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में ले दिया है कि लंबाई जिनकी कम है और जिन बच्चों की ऊंचाई के अनुपात में, यानी उनकी लंबाई के अनुपात में वजन जिनका कम है, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर क्या है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इन सब के आधार पर विकास कितना देश कर रहा है ये निर्धारित होता है। तो इसीलिए ये सारे इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने, जिन पर क्वेश्चन बहुत आता है, पूछा जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी यानी सशक्तिकरण कितना है, जो भेदभाव है वो पुरुषों और महिलाओं में जो अवसर, ये जैसा अभी आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि लिंग सशक्तिकरण मापक यानी जेंडर इक्वेलिटी कितनी है देश में, इसको। और जेंडर इक्वेलिटी का क्या मतलब हुआ कि महिला और पुरुष दोनों को समान अवसर प्राप्त है या नहीं, सभी चीजों में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक अवसर हो, शिक्षा का अवसर हो, यानी जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हो, उन सब में महिलाओं और पुरुषों में क्या भेदभाव होता है। अगर भेदभाव नहीं होता है, दोनों को समान अवसर मिलते हैं, तो इस इंडेक्स में रैंकिंग ऊंची आती है। तो ये इनइक्वालिटी मेजर करता है महिलाओं और पुरुषों के बीच में लैंगिक लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो भी उनको अवसर मिलते हैं उसके आधार पर। पर्टिकुलर 3 क्षेत्रों में ये 3 बेस हैं, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। एक तो पॉलिटिकल, राजनीतिक भागीदारी में और डिसीजन मेकिंग में पॉलिटिकल कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है किसी दोनों जेंडर का। अगर इक्वल पार्टिसिपेशन है तो वेरी गुड। अगर डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंट इंडेक्सेस हैं जिनके बेसिस पे निकाला जाता है, तो राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेना ये एक पहला बेस है। आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेना ये दूसरा बेस है, यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन दोनों में। और सबसे बड़ी बात, डिसीजन पावर। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो जॉब तो करती हैं, लेकिन अपने जो सैलरी है उसको यूज करने, उसके लिए निर्णय लेने का उन्हें अभी भी भारत जैसे देश में, या इसीलिए भारत की रैंकिंग इतनी कम आती है, बहुत जगह अभी देखा जाता है। पॉलिटिकल भागीदारी, अगर आप देखिए तो महिलाओं को पॉलिटिकल भागीदारी सरकार ने देने की कोशिश की है, उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी पंचायत चुनाव में, लेकिन चुनाव में उनका लड़ाया उनके नाम पर जाता है। डिसीजन कौन लेता है? प्रधानपति लेते हैं। यानी जो पंचायत जीत करके महिला आई है, उसके सारे निर्णय कौन लेता है? उसको या तो पिता लेता है, या उसका पुत्र लेता है, या उसका पति लेता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये एक, इसीलिए डिसीजन पावर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि केवल भागीदारी नहीं, निर्णय लेने की शक्ति अगर है तो वास्तव में ये इक्वेलिटी है। ठीक है। और आर्थिक संसाधन जो है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनको पाने के लिए क्या कोई ऐसा भी है कि अगर कोई महिला है, अगर वो अपने नाम अगर जमीन कराना चाहती है तो क्या उसमें कोई भेदभाव है? तो महिला और पुरुष में इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्वायर करने में किसी प्रकार का भेदभाव होता है? तो ये 3 आधार हैं: पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, एंड पावर ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो एक्वायर करने की पावर है इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, उसमें भी अगर उसकी भागीदारी बराबर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके आधार पर इक्वलिटी मेजर की जाती है। और जैसा अभी आपने देखा कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट 5 संकेतक हैं, यूएनडीपी जो प्रोग्राम है यूएन का, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा है। वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 इंडेक्सेस के बेसिस पे बनता है, ये आपको कल बताया था। लेकिन साथ में ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को भी इसमें साथ में इंक्लूड किया जाता है जब रिपोर्ट बनती है तब भी। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है,
वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करता है। 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है, ये डेटा मैंने अपडेट कर दिया है। 156 देशों में भारत की रैंकिंग पहले 112 थी और अब ये फिसल करके 140 पर पहुंच गई है। यानी भारत जो है कहां पहुंच गया है? 28 पायदान नीचे। 28 पायदान नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 28 पायदान नीचे पहुंचने का चलिए, अभी 50% डेटा ही हुआ है, शायद मैं तब तक मैं पूरा कर लूं। अगर बीच में ब्रेक होता है, सेशन चेक करते रहना कि डेटा उसका, क्योंकि 50% डेटा का मैसेज आ चुका है इसमें। तो जो मैं जल्दी से इसे खत्म करती हूँ क्योंकि ध्यान डाइवर्ट हो गया। भारत की स्थिति 2020 से काफी खराब हुई है। 2020 में जहां पर वो 112वें स्थान पर था, अब वो 28 स्थान पीछे आकर 140वें स्थान पर आ गया है। और सोचिए, 156 देश में नीचे से केवल उसके नीचे कितने देश हैं? केवल 16 देश और बचे हैं, है ना। तो ये भारत की स्थिति और खराब हो रही है। कहने को तो भागीदारी महिलाओं की बहुत सारी चीजों में बढ़ रही है, लेकिन जो इनइक्वालिटी मेजर है वो यही बता रहे हैं कि जेंडर गैप बढ़ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यही बताएंगे कि जेंडर गैप भारत में बढ़ रहा है। जो टॉप मोस्ट है वो आइसलैंड है, फिनलैंड है और नॉर्वे है। ये तीनों देश नंबर 1, 2, 3 पर है। दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब स्थिति में है, तीसरा सबसे खराब देश है। इसके नीचे जो दोनों देश हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। केवल यही दोनों ऐसे हैं जो भारत से नीचे हैं। बाकी सारे जो देश हैं वो, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश का प्रदर्शन सबसे अच्छा है साउथ एशिया में। इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मर कहा जा रहा है वो। इसके अलावा क्योंकि आप देख रहे हैं वो 65वें नंबर पर है ना। और भारत तो 140वें नंबर पर है, बांग्लादेश 65वें नंबर पर है, इवन नेपाल 106वें नंबर पर है, पाकिस्तान 153वें नंबर पर है जो थोड़ा सा ही पीछे है भारत से। अफगानिस्तान लास्ट है सभी देशों में। भूटान जैसा देश भी, जो छोटा सा देश है, वो भी जेंडर इक्वलिटी में हमसे बहुत आगे है, 130वें नंबर पर है। और श्रीलंका जो है वो 116वें नंबर पर है। इसके अलावा एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। आपने देखा है एमपीआई में जब मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स मेजर किया जाता है तो उसमें चूंकि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा मेजर किया जाता है 115 देशों की ऊर्जा प्रणाली के आधार पर। यानी जो उनका पूरा पावर सिस्टम है, जो पूरा एनर्जी सिस्टम है, उसमें 115 देशों के आधार पर इस इंडेक्स को बनाया गया 2020 में। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ऊर्जा को बनाने में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक जो सस्टेनेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा हार्म होती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है एनवायरमेंट को। क्योंकि जैसे पहले कोयले से संस्थान चलते थे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था, फिर धीरे धीरे उसे और चेंज किया गया। तो ये जो सारे चेंजेस हैं, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा संक्रमण है, जितना ज्यादा ऊर्जा की निर्भरता ऐसे रिसोर्सेस पर बढ़ती है जो पर्यावरण को प्रभावित कम करते हैं, तो उसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को मेजर करने के लिए ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये कहा जाता है जितने समिट्स होती हैं, जितने कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें ये कहा जाता है कि देश को, सारी कंट्रीज को किधर को जाना है? नेट जीरो एमिशन की ओर। नेट जीरो एमिशन की ओर, नेट जीरो एमिशन की ओर जाना है, नेट शून्य उत्सर्जन की ओर जाना है। और किस तरह से कहा जाता है इसे? नेट शून्य उत्सर्जन किसे कहा जाता है? जब जो गैसेज वायुमंडल में जाती हैं, है ना, जिसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, उसे वायुमंडल से हटा करके बैलेंस कर दिया जाए। यानी ऐसे प्रकार किए जाए, ऐसी गैसेज जो है वो वहां से रिमूव कर दी जाए, या फिर ऐसी गैसेज को बैलेंस किया जाए जिससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो सके। ऊर्जा संक्रमण की दिशा में जो देश है, जो उनका सिस्टम है, उसके लिए 6 इंडिकेटर को यूज किया जाता है।
जिसमें पूंजी और निवेश है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है वो कैसी है, उसका रेगुलेशन कैसा है, जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नेंस कैसी है ऊर्जा क्षेत्र की किसी भी देश में, इसके आधार पर मेजर किया जाता है ये इंडेक्स। जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन से इनोवेटिव एनवायरनमेंट का यूज करते हैं, कौन से जो बिजनेसेस हैं उसमें कौन से इनोवेशन लाते हैं, क्या वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने वाले हैं या एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाने वाले हैं। जो ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज हैं और कंज्यूमर की पार्टिसिपेशन कैसा है ऊर्जा क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा ऊर्जा क्षेत्र में कंज्यूमर पार्टिसिपेशन कैसा है, जो ऊर्जा प्रणाली है उसकी संरचना कैसी है। इसके अलावा इकोसिस्टम अकाउंटिंग, इकोसिस्टम अकाउंटिंग जो है उसकी सिचुएशन, ये जो इंडेक्सेस अभी अभी आपको बताए ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं। यहाँ पर अब एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिस पर मेरा कहना यह है कि शायद इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि जस्ट अभी ये लास्ट ईयर प्रिपेयर किया है यूएन ने। तो एक ये इकोसिस्टम अकाउंटिंग करके एक नया मेजरमेंट ये ले आए हैं, एक नया फ्रेमवर्क आर्थिक विकास को मापने के लिए यूएनडीपी ने तैयार किया है। और इसका जो नाम है वो है, पूरा नाम है इस पारिस्थितिक लेखांकन का SEE, ध्यान रखिएगा, CEA, अगर CEA से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, CEA सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग डैश इकोसिस्टम अकाउंटिंग, ये पूरा नाम है इसका, इसको याद रखिएगा। ये एक नया फ्रेमवर्क है जो यूएन के द्वारा लाया गया है, यूएन के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है इसे मेजर करने के लिए। ध्यान रखिएगा ये एनवायरमेंटल का मेजरमेंट नहीं है, ये एनवायरमेंट के इकोसिस्टम के मेजर के थ्रू आर्थिक विकास की माप है। अभी आपका जो पूरा चैप्टर चल रहा है वो आर्थिक विकास की माप का चल रहा है कि आर्थिक विकास को किन इंडेक्सेस के द्वारा मापा जाता है। तो ये एक नया मेजर आया है, एक नया फ्रेम आया है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। पारिस्थितिक तंत्र लेखांकन में ये मेजर किया जाता है कि जो आर्थिक समृद्धि है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें मानव कल्याण का कितना हिस्सा है और उसमें प्रकृति के योगदान को कितना महत्व दिया गया है ना, जो नेचर है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है किसी एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते समय। यानी केवल विकास की अंधी दौड़ नहीं है, बल्कि विकास की दौड़ करते समय नेचर को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है, प्रकृति को कितना महत्व दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके द्वारा जो डेवलपमेंट है उसमें किसको मान्यता दी गई है, नेचुरल जो कैपिटल है, प्राकृतिक संसाधन जितने हैं जिसमें लैंड आती है ना, जल संसाधन जितना है, भूमि है, समुद्र है, वन क्षेत्र है, वेटलैंड है। वेटलैंड का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने रामासर साइट का नाम सुना होगा, है ना। रामासर आपको सबको पता होगा कि ईरान में एक ऐसी जगह है जहां पर जो रामासर नाम से है, और जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर वेटलैंड कॉन्सेप्ट आया था। वेटलैंड एक ऐसी भूमि है जो आर्द्र होती है, ह्यूमिड होती है, यानी जिसमें पानी स्टोर होता है, पानी की, जिससे वो जमीन में नमी काफी होती है, जो बहुत ही यूजफुल होती है किसी भी देश के लिए। तो वेटलैंड खोजना, जैसे चिल्का झील भारत में सबसे पुरानी वेटलैंड कही जाती है, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, आप लोग करंट अफेयर में पढ़ते होंगे जो वेटलैंड साइट्स हैं, रामासर साइट्स जिनको कहा जाता है। और इसके अलावा जो वन्य जीव हैं उनकी क्या स्थिति है, जो संरक्षित पार्क हैं उनकी क्या स्थिति है, तो इन सबको मिलाया गया है इस फ्रेमवर्क में, जिसको कहा गया है पारिस्थितिक तंत्र लेखांकन। इस इकोसिस्टम को मार्च 2021 में, इससे जारी तो कर दिया गया था जनवरी में, लेकिन मार्च 2021 में अपनाया गया है। इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है करंट अफेयर में आए या इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में इसे पूछा जाए। और भारत में ऐसा नहीं है कि इसकी साइट्स पहले से नहीं की जाती थी। भारत में 2013 से लेके 19 तक तमाम सारे टाइगर रिजर्व प्रबंध जो है उनका कैलकुलेशन किया जा रहा है, उनकी मनी वैल्यू निकाली जा रही है। इसी तरह से अब भारत में रामासर साइट्स जो हैं उनको भी मेजर किया जा रहा है, उनको भी संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और बहुत छोटे छोटे इंडेक्स हैं जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है,
कि कौन सा शहर जो है वो बहुत सुविधाजनक है रहने के लिए। तो ये सर्वे जो है ये 2 पार्ट में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 10 लाख से ज्यादा आबादी के लिए जिसमें बेंगलोर नंबर 1 पर है, और 10 लाख से कम की आबादी के लिए जिसमें शिमला जो है वो नंबर 1 पर है। और इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इकोनॉमिक सिचुएशन उस देश उस सिटी की कैसी है ना। तो इसी तरह से नगर निगम जो है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके बेसिस पे 2021 में जो इंडेक्स आया उसके आधार पे इंदौर जो है वो अभी भी नंबर 1 पर है। और आपको पता है स्वच्छता में भी इंदौर जो है वो नंबर 1 पर है। कुकिंग एनर्जी एक्सेस सर्वे ये भी भारत का सर्वे है, ये भी 2020 में जारी किया गया है। इसके बाद में ये इंडेक्सेस में यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, तो मैं इनको यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। और यहाँ पर अभी हमारे पास कितना टाइम है, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं नेशनल इनकम मैं शुरू कर सकती हूँ। नेशनल इनकम मैं साथ में शुरू कर दे रही हूँ। सृजन को बुलाइए जरा। सृजन जरा देखो नेशनल इनकम आ गई क्या उस पे? शो हो रही है? कोई बात नहीं, 10 मिनट है अभी, 10 मिनट में अभी खत्म कर। नहीं शो हो रही है? कैसे कंट्रोल टैप करना पड़ेगा? कंट्रोल आल्ट करना पड़ेगा? आ गई? तो अभी जितना नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय का कैसे मेजर किया जाता है, जितना मैं इसके बारे में बता सकती हूँ बच्चों, हालांकि मेरा डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी 5-7 मिनट में मैं जितना इसको बता पाती हूँ मैं इसको जल्दी से आपको इसे भी बताती हूँ। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय को, मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रीय आय को कैसे मेजर किया जाता है, राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। आज मैं जितना इसमें से कवर कर पाती हूँ, क्योंकि मैं ऑन द वे हूँ, रास्ते में रुक के आपका लेक्चर ले रही हूँ, तो जितना मैं अभी कवर कर पाऊंगी करूंगी, नहीं तो मैं कल के लेक्चर के साथ इसे इंक्लूड करके मैं वहीं से आगे बढ़ूंगी। हाँ क्वेश्चन नहीं, स्लाइड शो हो रही है नहीं हो रही है? हाँ, नेशनल इनकम कैसे निकलता है मैं वही मैं मेजर कर रही हूँ, और मैं जो विधियां हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर स्लाइड पर जो आपके सामने दिख रहा है, ये अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं, है ना। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं। ठीक है, हाँ, ये अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं, जिसमें से पहले इनको समझना जरूरी है, जिससे हम इनके बीच का फ्लो अगर हम समझ लेते हैं तभी हम राष्ट्रीय आय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये 4 क्षेत्र कौन से हैं? इसमें से सबसे पहला क्षेत्र है हाउस होल्ड, यानी फैमिली, यानी उपभोक्ता। आप इसे कह सकते हैं क्या? उपभोक्ता। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समय ज्यादा लगा तो मैं इसे छोड़ दूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे कल बताऊंगी। उपभोक्ता यानी हाउस होल्ड, एक सबसे पहला जो सेक्टर है वो है हाउस होल्ड। दूसरा क्षेत्र जो है वो है इंडस्ट्री, यानी फर्म का, जिसे हम कहते हैं उद्योग। तो यहाँ पर सबसे पहला 2 क्षेत्र हैं, वो कौन से 2 क्षेत्र हैं? एक तो कंज्यूमर यानी हाउस होल्ड यानी फैमिली, और दूसरा है उद्योग। सबसे पहले हम इन दोनों की बात करते हैं, है ना, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। तो हाउस होल्ड यानी उपभोक्ता और उद्योग, इनके बीच में आपस में संबंध है, और ये संबंध कैसे होता है? 2 मार्केट के थ्रू होता है। दो मार्केट, 2 बाजार हैं इन दोनों के बीच में, 2 बाजारों के माध्यम से होता है। ये दोनों बाजार कौन से हैं? एक तो है प्रोडक्ट मार्केट, जिसको हम कहते हैं कौन सा बाजार? उत्पादन का बाजार, ये वस्तु बाजार कहते हैं इसको। इससे सॉरी, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है वस्तु बाजार, यानी जहां पर ऐसा बाजार जहां पर फर्म क्या करती है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, और कहाँ सेल करती है? वस्तु बाजार में। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर उद्योग अपना आउटपुट, ये ध्यान से देखिएगा, है ना, मैं यहाँ पर हाइलाइटर लेती हूँ, जहां पर फर्म अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती है किस पर? प्रोडक्ट मार्केट में।
अपना प्रोडक्ट जो है कहाँ पहुंचाती है, वस्तु बाजार में, है ना। ये एरो बता रही है कि ये यहाँ पर जो आउटपुट है, जो अपना उत्पादन है, वे वस्तु बाजार में पहुंचाती है, और वहां वस्तु बाजार से ये उसका प्रोडक्ट किस पर पहुंचता है, हाउस होल्ड पर, यानी उपभोक्ता पर। ठीक है। और अब इनके बीच का कनेक्शन देखिए। पहले तो कनेक्शन हम देखते हैं प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू, यानी वस्तु बाजार के थ्रू। इनके बीच में क्या कनेक्शन है, वस्तु के द्वारा। और ये जो उपभोक्ता है, इस वस्तु को खरीदता है मुद्रा के द्वारा, मनी के माध्यम से, मनी के माध्यम से क्रेता बनकर, और वो पैसा इस मार्केट के थ्रू रेवेन्यू के फॉर्म में, यानी उद्योग की आय के फॉर्म में किस पर पहुंचता है, उद्योग पर। तो इन दोनों के बीच में ये सर्कल कंप्लीट हो गया। कैसे, उद्योग उत्पादन करता है और बाजार में ले आता है, बाजार से वो जो वस्तु है वो उपभोक्ता तक पहुंचती है, और उपभोक्ता जब उस वस्तु को खरीदता है, उसके बदले में मुद्रा चुकाता है, तो कहाँ, किसके माध्यम से, वस्तु बाजार के माध्यम से, और वही पैसा रेवेन्यू के फॉर्म में पहुंचता है किसके पास, उद्योग के पास। ये तो हो गया वस्तु बाजार के रूप में। दूसरा, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, रिसोर्स मार्केट के रूप में। रिसोर्स मार्केट यानी संसाधन बाजार, जिसको हम साधन बाजार भी कहते हैं। यानी इन दोनों के बीच में दो बाजार काम करते हैं। एक बाजार तो है वस्तु बाजार, और दूसरा बाजार है साधन बाजार। साधन बाजार में, साधन बाजार, इसका क्या मतलब हुआ, ये उत्पादक जब उत्पादन कर रहा था तो उसे साधनों की जरूरत थी। सपोज करो उसे लेबर की जरूरत थी, तो वो लेबर उसको कहाँ मिलते, इस साधन बाजार में मिलते। आप लोगों ने लेबर मंडी देखी है ना। ऐसा अगर मान लो उसे लेबर खरीदना जाना पड़ता तो वो कहाँ जाता, साधन बाजार में, हायर करता उनको। और इनमें इस मार्केट पर साधन आता कहाँ से, इस फैमिली के थ्रू आता। यानी ये जो उपभोक्ता सेक्टर है, उपभोक्ता क्षेत्र है, हाउस होल्ड क्षेत्र है, फैमिली क्षेत्र है, वहां पर जिसके पास जमीनें हैं, जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास लेबर है, किसके पास, हाउस होल्ड के पास। तो ये हाउस होल्ड इन तीनों साधनों को लेकर कहाँ जाता, इस मार्केट में। और ये उद्योग क्या करता, इस मार्केट से हायर करता फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, किस लिए, उत्पादन के लिए। और उद्योग उसको उसके बदले में क्या देता, मनी देता, मुद्रा देता। और किसको, लेबर को, लैंड को और कैपिटल को, कहां पर, रिसोर्स मार्केट में। तो इसके बाद ये इनकम बन जाती उस उपभोक्ता की। अगर उसके पास लैंड है तो उसको रेंट मिलता, अगर उसके पास कैपिटल है तो उसको ब्याज मिलता, इंटरेस्ट मिलता, अगर वो अपना लेबर अगर श्रम देता तो उसके बदले में उसको वेजेस मिलती। तो ये तो इन दोनों के बीच का ये दो क्षेत्र हो गए। तीसरा क्षेत्र आता है गवर्नमेंट का। तीसरा क्षेत्र यानी तीन लोग हो गए, उपभोक्ता, उद्योग और सरकार। अभी तक आपने दो क्षेत्र समझ लिए, दो क्षेत्रों के बीच में किस तरह से वस्तु और रिसोर्सेस फ्लो करते हैं। ठीक है। तीसरा क्षेत्र जब आ गया गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में होती है, इसका लेना देना। यहाँ पर बाजार की बात हम कर रहे हैं, यानी लेन देन की बात कर रहे हैं। तो लेन देन उपभोक्ता और उद्योग के बीच में दो बाजारों में होता है, वस्तु बाजार में और साधन बाजार में। इसी तरह से अगर तीसरा क्षेत्र आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, तो इनके बीच में लेन देन कैसे होता है, तो अगर ये उपभोक्ता से लेन देन करते हैं तो उपभोक्ता से टैक्स लेते हैं और उसके बदले में उन्हें सुविधाएं पब्लिक गुड्स के फॉर्म में, सार्वजनिक वस्तुओं के फॉर्म में उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरह से फर्म को भी, उद्योग को भी, उद्योग से भी सरकार क्या करती है, टैक्सेस लेती है और उन्हें पब्लिक गुड्स यानी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। तो इनके बीच में जो लेन देन होता है, तो आपके पास हो गए तीन क्षेत्र, याद है आपको, पहले भी बताया था इसको। तो ये तीन क्षेत्र हो गए जिनमें आपस में लेन देन होता है। इसके बाद तीन क्षेत्र के बाद हम आते हैं चार क्षेत्र पर, जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं। आपको याद होगा अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार में आपको बताया था, तीन क्षेत्र जब होते हैं तो वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। जब यही तीनों क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाएं होती रहती हैं तो वो बंद अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब ये एक चौथा क्षेत्र इन्वॉल्व हो जाता है, फॉरेन सेक्टर, यानी फॉरेन सेक्टर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है। चल रहा है अभी ठीक से। तो किसके बीच में, आयात निर्यात, सरकार के साथ भी आयात निर्यात होता है, ये देख रहे हैं ना आप, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट
फॉरेन सेक्टर से अगर होता है गवर्नमेंट सेक्टर को और इंपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर को, तो ये आय का फ्लो चलता है कहाँ, बाकी देशों को। और ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये इन दोनों के साथ जो है, केवल गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर मैंने क्यों लिंक दिखाया, इसलिए कि चाहे उद्योग हो चाहे हाउस होल्ड हो, अगर इन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो वो सीधे सीधे डायरेक्ट नहीं कर सकते, उनको सरकार का सहारा लेना पड़ता है। मीडियम जो होता है वो सरकार होती है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमेशा जो है वो सरकार के माध्यम से होता है, चाहे वो फर्म को करना हो चाहे वो हाउस होल्ड को करना हो। तो ये 4 सेक्टर हो गए। अब यहाँ पर एक चीज और हम देख रहे हैं, वो है बैंकिंग क्षेत्र। ये क्या करता है, ये इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पर मैंने दर्शाई हैं, ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए पूंजी जुटाने का काम, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने का काम, यानी इन सारे क्षेत्रों से पैसा इकट्ठा करके सेविंग इकट्ठा करने का काम। देख रहे हैं आप, सबकी सेविंग कहाँ जा रही है, बैंकिंग क्षेत्र में, और फिर इस बैंकिंग क्षेत्र से सेविंग कन्वर्ट होती है इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो फर्म को इन्वेस्ट करना हो, चाहे वो हाउस होल्ड को इन्वेस्ट करना हो, चाहे वो सरकार का इन्वेस्टमेंट हो, ये सबके मीडिएटर का काम, जो फाइनेंस करने का काम है, वो बैंकिंग क्षेत्र करता है। तो ये एक जनरल आउटलुक है चारों क्षेत्रों का, जिसमें आय का प्रवाह लगातार चलता रहता है। अब इसके बाद आते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या कहलाती है। ये डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा, घरेलू आय या डोमेस्टिक इनकम, किसी देश की डोमेस्टिक इनकम, तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक इनकम में 3 क्षेत्रों की आय हो गई। 3 क्षेत्र कौन कौन से, एक तो फैमिली यानी हाउस होल्ड, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा सरकार। ये 3 ही क्षेत्र तो हैं। एक देश की बाउंड्री में केवल 3 ही लोग तो हैं जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन कौन, एक हाउस होल्ड, दूसरा फर्म यानी इंडस्ट्री, और तीसरा सरकार। ये तीनों की आय जितनी होती है, इनकी आय को जब एक फाइनेंशियल ईयर में, जितने आय इनकी कहां से आती है, जो ये प्रोड्यूस करते हैं वस्तुओं और सेवाओं को, तीनों क्षेत्र, चाहे वो सरकार प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, चाहे जो सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है, इन सब के प्रोडक्शन को, आपको याद है कल जीडीपी बताया था, इसकी मार्केट वैल्यू जब निकाल लेते हैं और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो क्या आता है एनडीपी। लेकिन एनडीपी कल आपको बताया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक तो ये है ही है। एक तो हो गया जीडीपी। जीडीपी क्यों कहलाया, जीडीपी इसलिए कहलाया क्योंकि सबको जोड़ लिया। किसको जोड़ लिया, कल बताया था, सारी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को। एक देश में रहने वाले एक घरेलू क्षेत्र में, ओ माय गॉड बैटरी भी लो हो रही है बच्चों, मैं बहुत देर तक मैं नहीं ले पाऊंगी क्लास, क्योंकि जो हाँ डोमेस्टिक इनकम करके मैं खत्म कर दे रही हूँ, तो क्योंकि बैटरी जो है वो भी लो हो रही है और चार्जिंग का साधन यहाँ पर नहीं है। तो डोमेस्टिक, इसमें से ये नेट डोमेस्टिक क्यों कहलाया, क्योंकि इसमें से मूल्य ह्रास को घटा दिया गया। कल इतना मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें यहाँ पर मैंने एक शब्द और जोड़ा है, एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्यों कहा, क्योंकि बाजार मूल्य में जो लागत है वो इन्वॉल्व होती है। बाजार मूल्य यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया गया है, वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को गुणा किया गया है बाजार मूल्य से। मुझे लगता है मैं इसे यहीं पर खत्म कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से आना है, नहीं तो आपको ये जो है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर फैक्टर कॉस्ट आपको समझ में नहीं आई तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यहीं पर खत्म कर दे रही हूँ आज की क्लास। जो अगली क्लास है उसको मैं इसी स्लाइड से शुरू करूंगी आप लोगों की, क्योंकि बैटरी भी लो हो रही है। अगर बैटरी लो नहीं हो रही होती तो मैं जरूर आपको आगे मैं इसे बताती, क्योंकि अभी ये बीच में बंद हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद थैंक यू सो मच। और थोड़ा इनकन्वीनियंट हुआ क्योंकि मैं सफर में हूँ, तो थोड़ा मुश्किल होता है, नेट की प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों,